हेलो एडीबीएंस, वेलकम टू एडीबी स्टार। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सभी लोग? आप एकदम चौकस चल रही होगी आपकी पढ़ाई। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले बेटा, उनका नाम है कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड एमओडी। एमओडी इज मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आज के चैप्टर्स में सबसे पहले अपन कंटिन्यूटी से स्टार्ट करेंगे। कंटिन्यूटी की सारी बेसिक जो बातें होती है वो जानेंगे और सारी थ्योरम्स जो है उनके बारे में जानेंगे फटाफट से की नोट्स में। तो स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी में। तो कंटिन्यूटी क्या होता है बच्चों? देखिए, अगर मैं ग्राफिकली बात करूं कंटिन्यूटी की, इफ यू ड्रॉ अ ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, देन द ग्राफ इज कंटिन्यूअस। मतलब कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई भी ग्राफ बनाया विदाउट लिफ्टिंग द पेन और जहां पे पेन उठ गया वहां पे फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस हो गया, यानी वहां पे ग्राफ क्या हो गया? ब्रेक हो गया। वैसे कंटिन्यूटी में आपको क्या इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी? चैप्टर बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। बच्चे इस चैप्टर से बहुत ज्यादा डरते हैं, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, बट इट इज अ वेरी इजी चैप्टर। भाई कंटिन्यूटी में आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी पॉइंट की बात की जाए तो लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स, ये किसके बराबर होना चाहिए? f ऑफ a के। बस यही कंटिन्यूटी है। तो हम बोलेंगे एफ एक्स कैसा होगा? एफ एक्स आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। कहने का मतलब उस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों बराबर आती है, दोनों एग्जिस्ट करती है, तो फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस। इसका मतलब ये बोल सकता हूं मैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स, ये बराबर आना चाहिए लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स, एंड दैट शुड बी इक्वल टू f ऑफ a। अगर मैं इसकी बात करूं, ये होगी बेटा हमारी RHL, ये होगी बेटा हमारी LHL, और ये होगा बेटा हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या होगा बच्चों? वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर ये तीनों आपस में बराबर आते हैं तब तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज पता ही है इसमें से कोई भी बात होगी तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, नहीं होगी तो। अच्छा, डिसकंटिन्यूटी के क्या क्या कारण हो सकते हैं? क्या क्या कारण हो सकते हैं डिसकंटिन्यूटी के? तो डिसकंटिन्यूटी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो क्या हो सकता है कि इफ फंक्शन इज अनडिफाइंड एट दैट पॉइंट, है ना, अनडिफाइंड एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे अगर आप बात कर रहे हो कंटिन्यूटी की, तो फंक्शन उस पॉइंट पे अनडिफाइन हो जाए, ये सबसे पहली कंडीशन होगी डिसकंटिन्यूटी की। फिर दूसरी बात करें और कैसे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है कि इफ लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब दोनों बराबर हैं, एंड फंक्शनल वैल्यू आर नॉट इक्वल, फंक्शनल वैल्यू आर नॉट इक्वल, मतलब तीनों एग्जिस्ट कर रही है, मतलब फंक्शनल वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रहा है और लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, पर तीनों आपस में बराबर नहीं हो रहे। मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू तो बराबर है, बट दैट इज नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं आ रहा है, तो भी आपका फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। अब सबसे बड़ा मुद्दा पता है क्या होता है? सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि सर हम कंटिन्यूटी कहां पे चेक करें? तो कंटिन्यूटी चेक करने की सबसे पहली बात तो ये कि आप वहां पे चेक करेंगे जहां पे फंक्शन की क्या चेंज हो रही होगी? डेफिनेशन चेंज हो रही होगी। जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही होगी वहां पे आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे, या फिर आप वहां पे चेक करेंगे जहां पे वन ऑफ द इन्वॉल्व फंक्शन या एक्सप्रेशन आपका अनडिफाइंड हो रहा होगा। तो आपको देख के ही पता लग जाएगा किस चीज पे चेक करना है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करते हैं। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है? सारे इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है। मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी, जैसे मॉड के अंदर लिखी क्वांटिटी, यहां पे तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, कंटिन्यूटी की बात नहीं करते हैं। तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है कि जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है और साथ के साथ जहां पे फंक्शन या कोई भी इन्वॉल्व एक्सप्रेशन अनडिफाइन हो रहा है, तो हमें उस पॉइंट पे भी चेक करना पड़ेगा कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। इज इट क्लियर? अब मैं आपको कुछ बातें बता दूं जो बहुत हेल्प करेगी आपको सवालों को सॉल्व करने में। सबसे पहली बात ये तो मैंने बता दी आपको, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ लिमिट एक्स इनटू ए एफ एक्स एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, सिंबॉलिकली एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए माइन। ये मैं सब बता चुका हूं आपको, है ना, ये सब मैं आपको बता चुका हूं, दैट आई हैव टोल्ड यू। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी है वो मैं बता रहा हूं। अगर फंक्शन, पहला फंक्शन, दो फंक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं, एक फंक्शन है आपका एफ एक्स और दूसरा फंक्शन है आपका जी एक्स, और हम किसी पॉइंट एक्स बराबर ए पे बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं
ये इंपॉर्टेंट थ्योरम से याद रखिएगा, कंटिन्यूअस प्लस माइनस कंटिन्यूअस, कहने का मतलब fx भी आपका कंटिन्यूअस है, gx भी आपका कंटिन्यूअस है, तो fx प्लस माइनस gx कैसा होगा, यानी कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा, दैट विल बी डेफिनेटली कंटिन्यूअस। ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ये बात ध्यान रखना। फिर आ जाएगा आपका कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस, ये भी आपका कंटिन्यूअस होगा, ये बात ध्यान रखना। अगर आपने कंटिन्यूअस अपॉन कंटिन्यूअस लिखा है तो ये भी आपका कंटिन्यूअस होगा, प्रोवाइडेड जो नीचे वाला फंक्शन है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। फिर मैंने बोला कंटिन्यूअस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूअस, दिस विल बी डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस, ये आपका 110% डिसकंटिन्यूअस आएगा, कंटिन्यूअस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूअस। फिर बात आती है कि डिसकंटिन्यूअस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूअस, ये क्या आएगा, इसके लिए हम एक कमेंट करेंगे, वो होगा नथिंग कैन बी सेड इन जनरल, नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। हम जनरल नहीं बता सकते कि डिसकंटिन्यूअस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूअस कैसा होगा। सर इसका मतलब क्या वो कंटिन्यूअस भी आ सकता है? हाँ बिल्कुल आ सकता है। अगर मैं बात करूं आपकी fx की और मैं बात करूं आपके gx की, ये दो फंक्शन है, तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं fx की वैल्यू यहां पे 3 ले लूं, यहां पे 4 ले लूं और यहां पे 4 ले लूं, यहां पे इसको 4 ले लूं, इसको 3 ले लूं और इसको 3 ले लूं, तो आप देख सकते हैं कि fx का LHL कितना आ रहा है 3, वैल्यू ऑफ फंक्शन fx का कितना आ रहा है 4, fx का RHL कितना आ रहा है 4 के बराबर। यहां पे gx में आप देखेंगे तो LHL 3 आ रहा है, वैल्यू ऑफ फंक्शन LHL 4 आ रहा है, वैल्यू ऑफ फंक्शन 3 आ रहा है, एंड अगर आप राइट हैंड लिमिट को देखेंगे 3 आ रही है। पर आप देखेंगे दोनों फंक्शन को अगर मैं ऐड करूंगा, दोनों फंक्शन को ऐड करूंगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, 3 + 4 7, 4 + 3 7 और 4 + 3 7। इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूअस वी कांट से इन जनरल, हम नहीं कह सकते कि वो कैसा फंक्शन होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको ये बात समझ में आती है? और कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस ये कंटिन्यूअस होगा। सर और क्या क्या बातें के बारे में हम नहीं बता सकते, जैसे मान लीजिए आपका कंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस हो गया, या फिर डिसकंटिन्यूअस इनटू में डिसकंटिन्यूअस हो गया, इसके बारे में सेम कमेंट, नथिंग, कुछ नहीं कह सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा कुछ नहीं कह सकते, है ना, ऐसा नहीं है कि हमेशा कुछ नहीं कह सकते कि मैंने लिखवा दिया कि नथिंग कैन बी सेड इन द जनरल, आप ऑप्शन में ढूंढ रहे हो कि नथिंग सेड इन द जनरल, हम कुछ नहीं बता सकते, ऐसा नहीं है। आप कमेंट तब करोगे ना जब आपको फंक्शंस पता होंगे, है ना, फंक्शंस पता होंगे तब कमेंट करेंगे, तो फंक्शंस का पता होना जरूरी है, तभी आप यहां पे कमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज यहां पे कमेंट नहीं कर पाएंगे। अब कंपोजिट फंक्शन की बात कर लेते हैं। कंपोजिट फंक्शन का मतलब वही, तो अगर मैं आपको बोलूं कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो ये तो कंटिन्यूअस हो जाएगा बाबा, कंपोजिट की बात बता रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट कंपोजिट फंक्शंस। तो कंपोजिट फंक्शंस में अगर मैंने बोला कंटिन्यूअस एक है और दूसरा कंटिन्यूअस है, तो एफ ऑफ जी एक्स हो चाहे जी ऑफ एफ एक्स, वो कैसा होगा आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। फिर कंटिन्यूअस ऑफ डिसकंटिन्यूअस हो जाए, या डिसकंटिन्यूअस ऑफ कंटिन्यूअस हो जाए, या डिसकंटिन्यूअस ऑफ डिसकंटिन्यूअस हो जाए, ये सारे के बारे में क्या बोलेंगे, नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। तो क्या स्टेटमेंट होगा, चेक करो, चेक करो, चेक करो, कोई कमेंट नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना, हमेशा चेक करना पड़ेगा। यू हैव टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इन दिस केसेस। तो केवल आप क्या बात ध्यान रखेंगे, कंटिन्यूअस प्लस माइनस कंटिन्यूअस इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस अपॉन कंटिन्यूअस इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूअस विल बी डिसकंटिन्यूअस। बाकी सबके बारे, और कंपोजिट में बात करें तो कंटिन्यूअस है, बाकी सबके बारे में हम नहीं बता सकते, वो कंटिन्यूअस भी आ सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी आ सकता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको ये बात समझ में आती है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। एक थ्योरम मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर मान लीजिए gx एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, gx एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, राइट, gx एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, किस पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू a। अब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है मतलब उसका LHL भी एग्जिस्ट कर रहा है, RHL भी एग्जिस्ट कर रहा है और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब मैं क्या बोलूंगा, LHL भी एग्जिस्ट कर रहा है, RHL भी एग्जिस्ट कर रहा है और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है, और g ये डिसकंटिन्यूअस है, और fx आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, fx आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, fx आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो एक फंक्शन आएगा hx एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू gx इंटू fx। ये आएगा gx इंटू एफ एक्स के बराबर। देखिए ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये एक प्रोडक्ट फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट फंक्शन। gx एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका LHL भी एग्जिस्ट कर रहा है, RHL भी एग्जिस्ट कर रहा है और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है, पर सारे आपस में अनइक्वल हैं, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है x बराबर a पे। इफ आई टॉक अबाउट fx, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो hx एक फंक्शन है, दैट इज अ प्रोडक्ट फंक्शन एंड दैट इज इक्वल टू gx इंटू fx। ये किसके बराबर है, gx इंटू fx के बराबर है।
तो अगर मैं पहला पॉइंट लिखूं, इफ एफ ऑफ ए का वैल्यू 0 आ जाता है देन एच एक्स इज कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस हो जाएगा। कौन सा फंक्शन? प्रोडक्ट फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा अगर एफ ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर आ जाता है। करें आगे बात करें। अगला क्या है? बी पॉइंट देखिए, इफ एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन एच एक्स इज डिसकंटिन्यूस। ये आपका कैसा फंक्शन आ जाएगा? डिसकंटिन्यूस आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ये थ्योरम कई बार काम आ जाती है कि gx एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, x बराबर a पे fx एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो hx बराबर gx इंटू एफ एक्स कंटिन्यूस कब होगा? जब f ऑफ a 0 होगा देन hx इज कंटिन्यूस। छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, अगर मैंने आपको बोला मेरे पास एक hx फंक्शन है, वो बराबर है x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर है, राइट? दैट इज इक्वल टू x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। मुझे चेक करना है x बराबर इंटीजर्स पे, तो x बराबर इंटीजर्स पे कहां पे कंटिन्यूस आएगा और कहां पे डिसकंटिन्यूस आएगा, ये आपको बताना है। ये प्रोडक्ट फंक्शन है, x और फ्रैक्शनल पार्ट x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। चलिए थोड़ा सा इनका बिहेवियर पढ़ लेते हैं, मन स्टडी कर लेते हैं इंटीजर्स पे। तो एक फंक्शन तो आपका x है बाबा, और एक आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। अगर मैं आपके सामने x की बात करूं तो इंटीजर पे ये इंटीजर मिलेगा LHL, इसका वैल्यू ऑफ फंक्शन भी इंटीजर मिलेगा, इसका राइट हैंड लिमिट भी इंटीजर मिलेगा, राइट? अगर मैं किसी भी इंटीजर पे चेक करूंगा, अगर 2 पे चेक करोगे तो 2 2 2, 3 पे चेक करोगे तो 3 3 3, ऐसे इंटीजर पे चेक करोगे तो इंटीजर इंटीजर इंटीजर। इसके बारे में बताइए बाबा, ये क्या क्या मिलेगा? आप लोग बताइए, आप लोग बताइए। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट किसी भी इंटीजर पे क्या आएगा? टेल मी फास्ट। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट किसी भी इंटीजर पे क्या आएगा? टेल मी फास्ट, जल्दी से बताइए। क्या इसका लेफ्ट हैंड लिमिट 1 के बराबर आएगा? क्या इसका वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 के बराबर आएगा? यानी इंटीजर पे तो फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 ही होता है बाबा, और राइट हैंड लिमिट जो आएगा वो भी किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। दैट विल बी इक्वल टू 0। अब बात ये कि दोनों प्रोडक्ट फंक्शन है, ये तो आपका हो गया डिसकंटिन्यूस बाबा, और ये हो गया आपका कंटिन्यूस फंक्शन। तो डिसकंटिन्यूस इनटू कंटिन्यूस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था अगर फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ ए का वैल्यू 0 हो जाता है तभी वो फंक्शन क्या कहलाएगा? भाई कंटिन्यूस तो है ही सही। अब कंटिन्यूस है तो किसी भी पॉइंट पे अगर चेक कर रहे हैं तो इंटीजर पे चेक कर रहे हैं, तो एफ ऑफ आई यानी इस फंक्शन में एक्स की जगह मैं आई पुट करूंगा, अगर ये वैल्यू 0 आ गया और ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो ऑटोमेटिकली बराबर आएगी, और ऑटोमेटिकली बराबर आएगी तो वो भी 0 आ जाएगी। तो प्रोडक्ट फंक्शन कैसा हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। पर इस केस में देखिए, जैसे आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, एक्सेप्ट एक पॉइंट के। कौन सा वो पॉइंट होगा? बताओ कहां पे, कौन सा वो पॉइंट होगा जहां पे कंटिन्यूस होगा? कहां पे कंटिन्यूस होगा? एट x is equal to 0। एट x is equal to 0 it is continuous। x बराबर 0 पे कंटिन्यूस है बस, और बाकी सारी जगह क्या होगा? डिसकंटिन्यूस होगा, क्योंकि सारे इंटीजर्स की अगर बात की जाएगी तो ये आपको इंटीजर 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 देगा और ये 1 0 0 देगा। तो मल्टीप्लाई करने पे यू विल बी गेटिंग अ क्या बोलता है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। और x बराबर 0 पे ऐसा होगा कि अगर x बराबर 0 पे चेक करूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये सब 0 के बराबर आएगा। तो ये थ्योरम मैंने समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिया था आप सभी के सामने। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये प्रोडक्ट फंक्शन x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा, बाकी सारी जगह क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटिन्यूटी की थ्योरम है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए आप ध्यान से यहाँ पे कि अगर कोई भी फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज ब्रैकेट ए से लेके बी के बीच में, अगर कोई भी फंक्शन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज ब्रैकेट ए से लेके बी के बीच में, और अगर फंक्शन का वैल्यू ए पे और फंक्शन का वैल्यू बी पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, देख आपको पता नहीं हो या मैं बता दूं आपको, this theorem is a very important theorem. Why? Because you can check the validity of the roots of the equation by using this theorem. This is a very important theorem. तो f of a into f of b less than 0 आ रहा है, तो then there exists a number c belonging to a to b such that function का वैल्यू c पॉइंट पे कितना आएगा? 0। तो मुख्य बातें क्या ध्यान रखनी है? मुख्य इंपॉर्टेंट बातें ये ध्यान रखनी है आपको। सबसे पहली बात तो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। किस इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए? क्लोज ब्रैकेट ए से लेके बी के बीच में कंटिन्यूअस होना चाहिए बाबा। हो जाएगा? चलिए अब क्लोज ब्रैकेट ए से लेके बी के बीच में कंटिन्यूअस है, और फंक्शन का वैल्यू ए पे और फंक्शन का वैल्यू बी पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। दैट मींस एफ ऑफ ए इनटू एफ ऑफ बी इज लेस देन 0। तो देन देयर एग्जिस्ट अ सी, एक नंबर सी एग्जिस्ट करेगा ए से लेके बी के बीच में, जहां पे फंक्शन का वैल्यू सी पे कितना आएगा? 0। क्या मैं कह सकता हूं कि सी जो है वो एफ एक्स का रूट होगा
ऑब्वियसली बात है, ए से लेके बी के बीच में अगर फंक्शन कंटिन्यूस होगा और दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आ रहा है। चलिए तो ध्यान से देखिए, या फिर मैं इस स्टेटमेंट को एक तरीके से और लिख सकता हूं, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ एक्स बराबर 0 इन ओपन ब्रैकेट ए से लेके बी के, कम से कम ए से लेके बी के बीच में एफ एक्स का एक रूट जरूर आएगा ही आएगा। या फिर द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स का ग्राफ जो है वो इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस के साथ कम से कम एक जगह पे, कम से कम एक जगह पे तो इंटरसेक्ट करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम की बात करें, मान लीजिए ये ए वाला पॉइंट है, ये आपका बी वाला पॉइंट है। ए वाले पॉइंट पे आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, आप इस तरीके से चले गए राइट, और बी वाले पॉइंट पे आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ ए आपका नेगेटिव है, एफ ऑफ बी आपका पॉजिटिव है, पर एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी नेगेटिव आ रहा है। और दूसरी बात ये देख सकते हैं कि 1 2 3, तो मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि 3 रूट नहीं आ सकते, मैंने कहा था कम से कम एक बार तो एक्स एक्सिस को काटेगा, कम से कम एक बार तो एक्स एक्सिस को कट करेगा। अब ये ए वाला पॉइंट है, ये बी वाला पॉइंट है, ए पे वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, ग्राफ कंटिन्यूअस है, इस तरह से चलता जाएगा और बी पे यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो कम से कम एक जगह पे काटेगा और वो पॉइंट क्या हो जाएगा, सी। उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अब एक बच्चा आया, अच्छा सर हमारे साथ गेम खेलते हो। अब एक बच्चा आया, उसने बोला कि सर मैं बनाता हूँ डायग्राम। तो डायग्राम क्या होगा सर, देखिए मैंने सर डायग्राम इस टाइप का बना दिया, मैं थोड़ा यहाँ पे बना रहा हूँ डायग्राम। डायग्राम इस तरह का बना दिया सर मैंने, ये लो आपका ए पॉइंट, ये लो आपका बी पॉइंट, ए पे वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है और बी पे वैल्यू नेगेटिव मिल रही है, ये लो सर। ए पे वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है और बी पे वैल्यू नेगेटिव मिल रही है, ये लो सर। बताओ अब, बताओ वो रूट जो है वो ए से बी के बीच में कहाँ आ रहा, फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं कंटिन्यूअस? ए पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, बी पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और ए से बी के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो बताइए ए से बी के बीच में और रूट कहाँ आ रहा, वो तो रूट ए से पहले चला गया। तो बताओ इसका जवाब आप लोग क्या देना चाहेंगे, बताओ आप लोग इसका जवाब क्या देना चाहेंगे फटाफट से। अगर आप कहते हैं कि इसका जवाब हमें नहीं पता, इसका मतलब आप समझे ही नहीं है, तो यहां पे मैं एक बात बोल दूं, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन ही नहीं है बाबू, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं है। भूल गए वर्टिकल लाइन टेस्ट? वर्टिकल लाइन टेस्ट, अगर किसी भी वर्टिकल लाइन ने ए से लेके बी के बीच में कट किया, मतलब ऑब्वियसली बात है किसी ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट किया तो फंक्शन होगा ही नहीं। इसलिए वो बच्चा ज्यादा समझदार बन रहा था या कुछ और कहना चाह रहा होगा, आई थिंक वो नहीं समझ पाया उस बात को। ये फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। कोई बात नहीं, आपके दिमाग जितनी तेज चलेंगे, आप जितना इमेजिन कर पाओगे चीजों को, उतना अच्छा रहेगा। यू आर मोस्ट वेलकम विद योर इनोवेशंस। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं। प्रूव दैट द इक्वेशन sin x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हैज अ रूट इन 0 से π/2। तो इसी इक्वेशन को वैलिडेट कर देते हैं, थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी को प्रूव कर देते हैं। तो बच्चा लोग हम लोग क्या कर रहे हैं, सवाल को प्रूव करते हैं। सवाल में क्या दिया हुआ है देखिए, प्रूव दैट द इक्वेशन sin x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हैज अ रूट इन 0 से π/2। 0 से π/2 में आपको रूट बताना है, इसका रूट आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले एक फंक्शन अज्यूम करेंगे आप। वो फंक्शन पता है क्या होगा, वो फंक्शन होगा आपका sin x माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बात ध्यान रखिए, जिस इक्वेशन में आपको रूट की वैलिडिटी चेक करनी है उसमें आप सारी चीजों को एक तरफ लेके आ जाएं और उसको एक नया फंक्शन मान ले एफ एक्स, दैट इज sin x माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले निकालना है बेटा एफ ऑफ 0। अगर एफ ऑफ 0 निकालेंगे तो साइन ऑफ 0 0 हो जाएगा और माइनस 1/1 हो जाएगा, यानी ये नेगेटिव आ रहा है। फिर आप निकालेंगे यहाँ पे एफ ऑफ π/2। अगर एफ ऑफ π/2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन π/2 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/1 प्लस कितना हो जाएगा, ये π² के बराबर आ जाएगा। और ये क्वांटिटी अगर आप देखेंगे, अगर ये क्वांटिटी आप देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव आएगी। अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी इसका मतलब ये हो गया कि f ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ π/2 नेगेटिव आ रहा है। साथ के साथ जो फंक्शन आपने देखा है sin x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो कंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये पूरा का पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है और एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ π/2 नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब इस इक्वेशन का, किसका, एफ एक्स sin x माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का एक रूट जरूर आएगा। किस इंटरवल में, 0 से π/2 के बीच में। यानी कहने का मतलब एक c एग्जिस्ट करेगा जो 0 से π/2 के बीच में आएगा। इसका मतलब f ऑफ c किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इज इट क्लियर? यानी कम से कम एक रूट इस इक्वेशन में जरूर आएगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। यह है फाइनाइट पॉइंट कंटिन्यूटी। अब फाइनाइट पॉइंट कंटिन्यूटी क्या होता है बच्चों, देखो ध्यान से। फाइनाइट पॉइंट कंटिन्यूटी की बात करें, यहां पे क्या होगा, एक बार x तो रैशनल नंबर को जा रहा है,
एक बार x जो है वो इरेशनल नंबर को जा रहा है, तो एक बार x अगर रैशनल नंबर को जा रहा है और एक बार x आपका इरेशनल नंबर को जा रहा है, तो यहां पे हमें ये पता लगाना है कि किस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। उसके लिए आप तो सीधा सा एक तरीका याद रखो। सीधा सा तरीका क्या है भाई साहब? सीधा सा तरीका ये कि ये दोनों कंटिन्यूअस कब होंगे? जब दोनों आपस में बराबर होंगे, अदरवाइज ये दोनों कभी भी कंटिन्यूअस नहीं हो सकते, ये बात ध्यान रखना। तो अगर दोनों को बराबर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 2 माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। अगर दोनों बराबर हो गए तो यहां से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस 2 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिल जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू एक 1 आएगी और एक -2 आएगी। तो फंक्शन का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया। मतलब x की कितनी वैल्यूज आ गई? 2। यानी इन दोनों वैल्यूज पे आप चेक कर लीजिए, इन दोनों वैल्यूज पे फंक्शन क्या आ जाएगा? कंटिन्यूअस आ जाएगा। बाकी सारी वैल्यूज पे फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बाकी सारी वैल्यूज पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा? x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 1, -2, है ना, 1, -2 कर्ली ब्रैकेट, इट इज डिसकंटिन्यूअस। ये डिसकंटिन्यूअस होगा केवल और केवल 2 पॉइंट्स को छोड़ के, और वो 2 पॉइंट होंगे 1, -2। ये बहुत कॉमनली आज सवाल है, कई बार पूछा जा सकता है ये वाला सवाल। तो इस सवाल को अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अगर एक डेफिनेशन है जहां पे x बिलोंग्स टू q है और एक डेफिनेशन है जहां पे x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर है, तो तभी पॉइंट कंटिन्यूटी मिलेंगे जब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, राइट। अब बात करते हैं टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी की। तो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो बताओ कौन कौन सी टाइप्स होती है? सबसे पहली टाइप होती है नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सही बात है, नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है बच्चों? नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है कि लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, है ना, यहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में। तो कैसे कैसे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी? सबसे पहली तो एक बात देखिए, ऑसिलेटरी फंक्शन आ जाए। अब ऑसिलेटरी फंक्शन आ जाए तो ऑसिलेटरी फंक्शन क्या हो सकता है? जैसे साइन ऑफ 1/x आ जाए, यहां पे क्या होगा? लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। दूसरा और क्या हो जाए? इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए आपका ये पॉइंट है, दिस इज x इज इक्वल टू a, तो ग्राफ कुछ इस तरह से मिल रहा है आपको, दिस इज इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फिर तीसरी बात ये है, यहां पे देखिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसका मतलब क्या है? इनफाइनाइट, या तो लिमिट आपकी इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही होगी, एलएचएल से जाएंगे चाहे आरएचएल से जाएंगे, या फिर इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही होगी, या फिर ये होगा ऑसिलेटरी फंक्शन आ रहा होगा जैसे साइन ऑफ 1/x, ठीक है, किसी पर्टिकुलर लिमिट को अप्रोच नहीं कर रहा होगा। और तीसरी बात है फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर फाइनाइट वाले की बात करें तो फाइनाइट वाले में क्या होगा? एलएचएल भी एग्जिस्ट कर रहा होगा और आरएचएल भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, दोनों एग्जिस्ट कर रहे होंगे। एलएचएल एग्जिस्ट कर रहा होगा और आरएचएल भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, पर दोनों क्या होंगे? दोनों आपस में अनइक्वल होंगे। और दोनों अगर आपस में अनइक्वल होंगे तो ये भी क्या है? ये भी एक ऐसी चीज है जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। इसमें एक चीज डिफाइन होती है, वो होता है जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। किसमें? फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी डिफाइन होता है, वो हमेशा किसके बराबर होता है? मॉड ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस का राइट हैंड लिमिट। ध्यान रखना ये बात का, मॉड ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस का राइट हैंड लिमिट। तो ये पहली टाइप की डिसकंटिन्यूटी की नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझ गए बच्चों? चलिए, तो रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा? अगर हम रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करें, मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ आई टॉक अबाउट रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसकी बात करते हैं। अगर हम रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो यहां पे क्या होगा? इसका मतलब होगा लिमिट विल एग्जिस्ट। अब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फिर भी फंक्शन क्या है? फिर भी फंक्शन क्या है? फिर भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है लिमिट एग्जिस्ट करने के बावजूद भी। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब इस केस में एलएचएल और आरएचएल तो क्या है? बराबर है। तो दो केस हो सकते हैं, एक तो हो सकता है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, एक तो हो सकता है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, अब मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी क्या होगा बच्चों? व्हाट इज मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी? तो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में होगा कि फंक्शन इज अनडिफाइंड एट दैट पॉइंट। फंक्शन इज अनडिफाइंड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा? अनडिफाइंड। ध्यान रखना, दो तरह की होती है ये। एक तो मैंने आपको बता दी मिसिंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फिर भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब यह है कि फंक्शनल वैल्यू के साथ कुछ हुआ होगा। तो फंक्शनल
जो है वो अनडिफाइंड है उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे अपन कंटिन्यूटी को चेक करना चाह रहे हैं। और इसका एक टाइप और होता है, उसको बोलते हैं अपन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अब बात करें आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि फंक्शनल वैल्यू तो निकल के आती है, बट वो जो है वो लिमिटिंग वैल्यू के बराबर नहीं होता है। समझ रहे मेरी बात को? फंक्शनल वैल्यू निकल के आता है पर लिमिटिंग वैल्यू के बराबर नहीं होता है। तो दो टाइप की आपको मैंने डिसकंटिन्यूटी बता दी। एक रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नाम से याद रखो, रिमूवेबल मतलब रिमूव की जा सकती है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी। तो दो तरीके से हो सकता है, फंक्शन डिफाइन ना होगा उस पॉइंट पे, या फिर फंक्शन डिफाइन हो रहा होगा पर वो लिमिटिंग वैल्यू के बराबर ना आ रहा होगा। ठीक है, तो एक मिसिंग पॉइंट होती है और एक आइसोलेटेड पॉइंट होती है। सिमिलरली अगर बैक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसका मतलब क्या होगा कि लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी? एक तो ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, या फिर इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। उस पॉइंट के नेबरहुड में आप देखेंगे एलएचएल आरएचएल में दोनों में से कोई भी चीज या दोनों इनफाइनाइट को जा रहे होंगे, या फिर फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी यानी एलएचएल भी एग्जिस्ट करेगा, आरएचएल भी एग्जिस्ट करेगा, पर दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहे होंगे। तो यहां से एक चीज डिफाइन होती है, दैट इज जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड दैट इज मॉड ऑफ एलएचएल माइनस आरएचएल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो मैं फिलहाल अभी इसको यहाँ से हटा देता हूँ, है ना। लेट मी रिमूव दिस, क्योंकि हमें ये सवाल करना है। अब सवाल देखिए बहुत ही शानदार है। टॉपिक का नाम आप पढ़ सकते हैं कि टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक का नाम है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन में कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, है ना। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, व्हाट यू हैव टू डू चेक द कंटिन्यूटी। तो देखिएगा ध्यान से बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, fx दिया हुआ है, हमें gx दिया हुआ है, हमें निकालना है लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ gx। यहां क्या होता है, ऐसी चीजें देख के बच्चा घबरा जाता है। अब ये छोटे छोटे सवाल अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो भाई साहब घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से हम निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहला पार्ट देखते हैं, लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है लिमिट x टेंडिंग टू 0 व्हाट यू हैव टू फाइंड f ऑफ gx। अब x टेंडिंग टू 0 f ऑफ gx निकालना, तो ध्यान से देखिएगा, x 0 को जा रहा है। अगर x 0 को जा रहा है तो x अगर 0 को जा रहा है तो g में x 0 को जाएगा तो कहां से जाएगा, इस वाली डेफिनेशन में। जैसे ही मैंने x को 0 पुट किया तो मुझे यहां से -1 मिल जाएगा, यानी ये पूरी अंदर वाली क्वांटिटी जो है g जो है वो किसको जाएगा, -1 को जाएगा। अब g अगर -1 को जाएगा तो बताओ f किसको जाएगा, f किसको जाएगा, -1 को, मतलब इस वाली डेफिनेशन से। तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और 1 - 1 कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। यानी इस पूरे का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। ये पूरी लिमिट जो है वो 0 के बराबर आएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारा बच्चों, सेकंड पार्ट देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 3 f ऑफ gx। यहां थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, f ऑफ g ऑफ x, यहां पे प्रॉब्लम है। अब जैसे ही आप x को 3 भेजोगे तो यहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी, g जो है वो 3 पे उसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो हमें दो केस लेने पड़ेंगे, एक तो आपको लेना पड़ेगा 3+ वाला और एक लेना पड़ेगा आपको 3- वाला। यानी इस बार f ऑफ g ऑफ x की अगर मैं बात करूं तो x जो जा रहा होगा सबसे पहले 3+ को जा रहा होगा। अगर x 3+ को जा रहा होगा तो g में अगर बात करूं तो 3 से बड़ी वैल्यू के लिए g किसको जाएगा, ऑब्वियसली बात है 0 को जाएगा, और f में भी 0 को जा रहा होगा। अब यहां पे भी एक प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम क्या आ गई, प्रॉब्लम थोड़ी ना आएगी, सोच के देखो प्रॉब्लम आएगी क्या। 3+ को जा रहा है तो 3+ को जा रहा है, यानी 3 से बड़ी वैल्यू है, मतलब 3 के स्क्वायर से बड़ी वैल्यू, 9 से बड़ी वैल्यू, यानी 0+ को जा रहा होगा, 0 को नहीं जा रहा होगा। और अगर 0+ को जा रहा होगा तो f ऑफ 0+ को देखोगे तो यहां से, यानी एक्चुअल में ये 2 को जा रहा होगा, तो ये पूरी फंक्शनल वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी। इफ आई कैलकुलेट व्हाट 3- पे, तो वापस से देख लेते हैं f ऑफ g ऑफ x किस पे, 3- पे, यानी 3 से छोटी वैल्यू। 3 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन ये यूज करेंगे, तो ये जाएगा 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, है ना, मतलब 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 कितना हो जाएगा 8। ये 8 को अप्रोच करेगा। और अगर मैं फंक्शन की बात करूं 8 पे, यानी 0 से बड़ा ये रहा, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 64 + 2 कितना हो जाएगा 66, यानी ये वैल्यू किसके बराबर आएगी 66 के। यानी आप देख सकते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही इसका मतलब सीधी सी बात है फंक्शन डिफाइन, मतलब कंटिन्यूअस तो होगा नहीं। x बराबर 3 पे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। f ऑफ gx आपका डिसकंटिन्यूअस होगा क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू अलग अलग आ रही है, एक लिमिटिंग वैल्यू 2 के बराबर आ रही है, एक लिमिटिंग वैल्यू 66 के बराबर आ रही है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बात करते हैं आगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1, वापस से f ऑफ gx के बारे में बात कर लेते हैं। अगर f ऑफ gx के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा बताओ, सबसे पहले x किसको जाएगा 1 को। अब x अगर 1 को जा रहा है तो ध्यान से देखिएगा, 1 पे जाएगा तो 1 कहां से यूज होगा, इस वाली डेफिनेशन से, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, ऑब्वियसली बात है g ऑफ 0। अब यहां पे g ऑफ 0 मिल जाएगा आपको, मतलब g 0 को जा रहा होगा। अब f के अंदर एक प्रॉब्लम आएगी कि f 0+ को जाए कि 0- को जाए, सही बात है, दो प्रॉब्लम आ गई ना, एक तो f 0+ को जाएगा, 0- पे जाएगा, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन 0 पे ही तो चेंज हो रही है, तो 0 पे चेंज होगी। तो आप ध्यान से देखिए, अगर g 0+ को जाता है, अगर g 0+ को जाता है, यानी f ऑफ 0+ बनेगा और एक बनेगा f ऑफ 0-। व्हाट इज f ऑफ 0+, यहां से देखेंगे तो 2 के बराबर आ जाएगा f ऑफ 0+, और f ऑफ 0- यहां से देखेंगे तो इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर। यानी यहां पे
पे भी अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू जो है वो अलग अलग आ रहा है, यानी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। किस पे, एक तो 1 पे और एक 3 पे, और 0 पे तो कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि अब 0 पे भी वैल्यू निकाल के देख लीजिए, डायरेक्टली 0 को पुट कर लीजिए तो g ऑफ 0 कितना हो जाएगा, वो -1 हो जाएगा, और वो -1 हो जाएगा तो f ऑफ -1 कितना हो जाएगा, वो फिर से आपका 0 के बराबर आ जाएगा। यानी 0 पे तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, बाकी 3 पे डिसकंटिन्यूअस, और 1 पे भी क्या हो जाएगा, इट विल बी डिसकंटिन्यूअस। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए अगली क्या है, continuity of the function in an interval. A function is said to be continuous in a से लेके b if fx is continuous at each and every point belonging to a comma b। सही बात है, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब कहला जाएगा, किसी भी इंटरवल में, अगर वो हर एक पॉइंट पे क्या होगा बच्चों, कंटिन्यूस होगा। अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस इन अ क्लोज इंटरवल a से b इफ f इज कंटिन्यूस इन द ओपन इंटरवल a से लेके b। अच्छा, राइट कंटिन्यूस क्या होता है, कई बार लेफ्ट कंटिन्यूस क्या होता है। राइट कंटिन्यूस x बराबर a का मतलब ये हो गया कि लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स या एफ ऑफ ए के बराबर होना चाहिए, और वो फाइनाइट क्वांटिटी के बराबर आना चाहिए। राइट कंटिन्यूटी का मतलब क्या हो गया, ए प्लस देखेंगे, यानी इंटरवल जो है स्टार्ट हो रहा है ए से, इसी में अगर राइट कंटिन्यूटी देखेंगे, और लेफ्ट कंटिन्यूटी देखेंगे यानी बी से पहले ये लेफ्ट कंटिन्यूटी है, और ए के बाद ये राइट कंटिन्यूटी है। तो एफ ओ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स, अगर ये एफ ऑफ ए के बराबर आ रहा है और ये फाइनाइट क्वांटिटी आ रहा है तो ये क्या है, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, ये इस तरह से आप इंटरवल में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नोट, पॉलिनोमियल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। ये सारे के सारे फंक्शन अपनी डोमेन में क्या होते हैं बच्चों, कंटिन्यूअस होते हैं। कौन कौन से, पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक। इफ f and g are two functions that are continuous at x is equal to c, then the function divides by fx plus minus gx। बता चुका हूं, कंटिन्यूअस प्लस माइनस कंटिन्यूअस, k टाइम्स fx ऑब्वियसली बात है कंटिन्यूअस, fx into gx आल्सो कंटिन्यूअस। सही बात है, ये सारी बातें आपको बता चुका हूं। f and g are continuous, then f of g and g of f are continuous। ये भी ध्यान रखें कि अगर f और g दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है तो आप चाहे फॉग निकालो चाहे आप गॉफ निकालो, ये भी बात मैं आपको बता चुका हूं, फंक्शन कंटिन्यूअस आएगा। इफ f and g are discontinuous at x is equal to c, then f plus minus g, f into g may be still continuous। ये फिर भी कंटिन्यूअस हो सकते हैं, बात ध्यान रखना, आप उनको नहीं बोल सकते। मैंने आपको बताया था पहले भी, नथिंग कैन बी सेड इन जनरल, आप कुछ भी नहीं कह सकते। देखो कंटिन्यूटी में सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या होता है, जेईई मेंस में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं ए और बी और सी का वैल्यू निकालना। यानी आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के बराबर करना है, एंड दैट विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ताकि आपके जो वेरिएबल्स है जिनका वैल्यू निकालने को बोल रहा है वो वैल्यूज आपकी आ जाएगी। सम और डिफरेंस ऑफ अ कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस, ये भी बता चुका हूं। कंटिन्यूअस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूअस इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा डिफरेंशिएबिलिटी है। अब डिफरेंशिएबिलिटी थोड़ा सा आपको दर्द देता है, थोड़ा सा आपको दिक्कत होता है डिफरेंशिएबिलिटी में। तो भाई साहब सीधी सी बात ध्यान रखें कि कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, इफ एनी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। कौन सी लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये एग्जिस्ट करना चाहिए तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, अदरवाइज फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। हम डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब सबसे ज्यादा क्या समझते हैं बताइए, हम डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब सबसे ज्यादा ये समझते हैं कि जहां पे सर ग्राफिकली हमें शार्प कॉर्नर मिल रहा होगा वहां पे हमारा फंक्शन जो होगा वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, राइट। जहां पे हमें शार्प कॉर्नर मिल रहा होगा वहां पे हमारा फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो आप ध्यान रखिए कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है एक्स बराबर ए पे, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हैं। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। द राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए डिनोटेड बाय एफ डैश ए प्लस इज एफ डैश ऑफ ए प्लस लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। इसको याद कर लेना है ना, अगर आपको राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है, अगर एक्स वाले पॉइंट पे निकालना है तो एफ डैश एक्स लिख देंगे, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, एच के बराबर। ऐसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देख सकते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय माइनस का एच, है ना, ये एच माइनस है 0 माइनस। ये दोनों अगर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों आपस में बराबर आता है तभी हम बोलते हैं कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। दोनों बराबर आने चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों बराबर है तो ये आपका फंक्शन क्या माना जाएगा, डिफरेंशिएबल माना जाएगा। चलिए क्या होता है जब डिफरेंशिएबल, देखो इफ फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट,
बहुत सुंदर सी बात बता रहा हूं आपको, सुनिएगा ध्यान से। इफ अ फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट देन x बराबर a, देन आइदर क्या क्या हो सकता है, देन आइदर इट्स ग्राफ विल हैव अ शार्प कॉर्नर एट x इज इक्वल टू a। बहुत बढ़िया बात है, ग्राफ का शार्प कॉर्नर होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं मॉड x की बात करूं, y बराबर मॉड x की, तो y बराबर मॉड x जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। किस पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, x बराबर 0 पे। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि y बराबर मॉड x इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। यानी कोई भी ग्राफ आपका अगर शार्प कॉर्नर दे रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। वर्टिकल टेंजेंट, किसी भी ग्राफ में अगर वर्टिकल टेंजेंट आए, ग्राफ में और मे नॉट हैव अ कॉर्नर, ग्राफ में कॉर्नर ना हो तो भी चलेगा, पर अगर वर्टिकल टेंजेंट आ रही है तो वो कैसा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ग्राफ में बी डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है बच्चा, ये बहुत बड़ी बात है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। क्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है हम उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक क्यों करेंगे भाई, सीधी सी बात है ना। देखिए अगर कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, अगर कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया तो ऑब्वियस सी बात है उस पे वो क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल, है ना। वो क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। अरे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने से पहले अच्छा ही है कि कंटिन्यूटी चेक कर लो। अगर उसने बोला कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब पक्की बात है वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। समझ रहे मेरी बात को। तो फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ये बात ध्यान रखना। और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, वो डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। अगर मान लीजिए फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या होगा बताओ, फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब क्या होगा, पक्की बात है कि फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब इस केस में फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। ये सारी बातों को ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए क्योंकि इससे सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है ऑब्वियस सी बात है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। कई बार ऐसा होता है कि हम डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन को चेक कर रहे होते हैं और ये भूल जाते हैं भाई कंटिन्यूटी तो चेक कर ले पहले। होता ना एक एग्जाम्पल, किसी लड़की के घर पे चले गए सीधा रिश्ता लेके, पसंद थी, हम चले गए सीधा उसके घर पे रिश्ता लेके कि हमें तुमसे शादी करनी। अरे चेक कर लो पहले भाई कंटिन्यूअस है कि नहीं है, नहीं तो सैंडल पड़ जाएंगे, है ना। तो पहले चेक कर लो इट इज कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो कंटिन्यूअस है तो हम डिफरेंशिएबिलिटी बात करेंगे, तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पर अगर डिसकंटिन्यूअस है तो पक्की बात है नॉन डिफरेंशिएबल होगा। और उल्टा चलेंगे, डिफरेंशिएबल है तो पक्की बात है कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा, पक्की बात है कंटिन्यूअस तो होगा, कंटिन्यूटी की कंडीशन तो लगेगी। और नॉन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। अच्छा एक बात देखना, कई बच्चों को क्या लगता है, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है सर हमें शार्प कॉर्नर देखने में। हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को शार्प कॉर्नर देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अब जैसे कि मान लिया मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया आपके सामने, वो छोटा सा एग्जांपल आप ध्यान से देखिएगा। एक तो sin x मैंने बोल दिया जब x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है, और एक फंक्शन मैंने बोल दिया x y बराबर x जब x 0 से छोटा है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं sin x को बना रहा हूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में, तो sin x का ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको, राइट। बिल्कुल इस तरह से दिखाई देगा। एक y बराबर x है जब x 0 से छोटा है, तो मुझे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है 0 पे। तो क्या होगा, अब कई बच्चे क्या होंगे, ग्राफ को बनाने के अलग अलग तरीके होंगे, है ना। y बराबर x की आप एक्चुअल पोजीशन नहीं बता सकते। मान लीजिए कि y बराबर x इस तरह से आ गया, मान लीजिए y बराबर x ऐसा आ गया, y बराबर x इस तरह से चला गया, कैसा भी हो सकता है ना y बराबर x। तो कई बार क्या होगा कि आपको ग्राफ में ऐसा दिख रहा होगा कि यार ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे करके स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो इस पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है, शार्प कॉर्नर। हाँ मैं शार्प कॉर्नर मिल रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा आप सभी को कि कभी भी आपको किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन हो, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी इज अ डेंजरस टॉपिक। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूजन हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि यार मुझे नहीं पता लग रहा कि इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यू डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, तो भाई साहब चेक कर लिया करो प्लीज। मैं आपको यही कहना चाहूंगा, चेक कर लो। चेक कर लो मतलब डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लगा लो। जैसे यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस निकाल लो और एक बार लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस निकाल लो। समझ रहे मेरी बात को। तो x बराबर 0 पे अब आपके मन में डाउट चल रहा होगा कि सर x बराबर 0 पे क्या होगा, कि शार्प कॉर्नर होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे x बराबर 0 पे इट इज डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। x बराबर 0 पे दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। कैसे पता, डेफिनेशन लगा के चेक कर लो, डेफिनेशन लगा के चेक कर लो, है ना। यू विल गेट डिफरेंशिएबल, है ना। LHD RHD निकालो, आपको पता लग जाएगा डिफरेंशिएबल है, दोनों वैल्यू आपस में बराबर आती है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में बराबर आएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो कहीं भी आपको ऐसा लगे कि हमने ग्राफ बनाया और ग्राफ बनाया तो हमें ये पता नहीं लग पा रहा कि उस पॉइंट पे शार्प कॉर्नर होगा या नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बात है भाई 100% श्योर हो कि शार्प कॉर्नर है, तब तो पक्की बात है।
तब तो पक्की बात है कि नॉन डिफरेंशिएबल होगा। जैसे y बराबर मॉड x में आप साफ देख के कह सकते हैं शार्प कॉर्नर पर, यहां नहीं कह सकते, यहां गेम हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो y x बराबर 0 पे क्या ये डिफरेंशिएबल है, इट इज नॉट नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चेक वेयर टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी। अब ये बड़ा मुद्दा होता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि हमें डिफरेंशिएबिलिटी कहां कहां पे चेक करनी है, हमें डिफरेंशिएबिलिटी कहां कहां पे चेक करनी है। तो इन पॉइंट्स का आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों, बताओ सबसे पहला पॉइंट क्या है, वेयर वर फंक्शन चेंजेस इज डेफिनेशन। जहां पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन को चेंज करेगा बच्चा, वहां पे तो पक्की बात है वो क्या होगा, वहां पे चेक करना होगा, वहां पे चेक करना होगा जहां पे फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल डेफिनेशन को चेंज कर रहा होगा। या दूसरा पॉइंट क्या है, वेयर एवर वन ऑफ द इन्वॉल्व फंक्शन और एक्सप्रेशन इज नॉन डिफरेंशिएबल और डिसकंटिन्यूअस, उस पॉइंट पे भी चेक करना होगा। सबसे पहली बात तो क्या होगी, जहां पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करेगा वहां पे चेक करना है। दूसरा, वेयर एवर वन ऑफ द फंक्शन इन्वॉल्व फंक्शन जो भी है इज नॉन डिफरेंशिएबल और डिसकंटिन्यूअस, इज नॉन डिफरेंशिएबल और डिसकंटिन्यूअस। तीसरी बात, अगर मॉड यूज हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर मॉड यूज हो रहा है, इफ मॉड इज यूज्ड देन वेरेवर क्वांटिटी इनसाइड द मॉड्यूलस साइन इज गेटिंग जीरो। अगर मॉड यूज हो रहा है तो मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी जहां पे जीरो बन रही होगी, जैसे मॉड ऑफ x प्लस 5 है तो x बराबर -5 पे चेक करना है आपको, वहां पे चेक करना है। अब जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, मैंने आपसे पूछा है डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन fx। अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी मुझे fx की, तो सबसे पहले मुझे fx को डिफाइन करना पड़ेगा। अब fx कैसे डिफाइन होगा, ध्यान से देखिए, यहां पे x 1 से छोटा है। अब x 1 से छोटा है तो आप एक काम करो, x को पहले 0 से छोटा ले लो, फिर x को आप ले लो 0 से 1 के बीच में, सही बात है, 0 से 1 के बीच में ले लो और एक 0 से छोटा ले लो। अगर x को आप 0 से छोटा लोगे तो फंक्शन कितना मिलेगा, ये नेगेटिव खुलेगा, तो फंक्शन विल बी माइनस का x स्क्वायर, राइट। 0 से छोटा लेने पे, क्योंकि 1 से छोटा है तो 0 पे ब्रेक कर दिया, क्योंकि मॉड पे भी तो चेक करना है ना भाई, मॉड 0 कहां पे होगा, ये मॉड x लिखा हुआ है तो 0 पे चेक करना पड़ेगा। फिर 0 से 1 के बीच में मॉड पॉजिटिव खुलेगा तो इट विल बी एक्स स्क्वायर। फिर तीसरी बात कर लेते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब x 1 से बड़ा है तो मॉड कहां पे ब्रेक होगा, 3 पे, तो 1 से 3 में चेक कर लो। तो सबसे पहले आएगा आपके पास 1 से लेके x3 और अगला हो जाएगा x3 या 3 से बड़ा। अब 1 से 3 में क्या होगा, 1 से 3 में ये वाली डेफिनेशन कैसी खुलेगी, नेगेटिव खुलेगी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का इट विल बी व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस का 5 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 और माइनस का 10 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 5 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 माइनस का 10, और 3 से बड़े के लिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये प्लस पे खुल जाएगा, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस का 5 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 माइनस का 10, इट विल लुक लाइक दिस। क्लियर बच्चों, इज इट क्लियर। अब हमें कहां कहां पे चेक करना है, किस किस पॉइंट पे चेक करना है, ये ध्यान रखना है। तो हमें चेक करना है, एक तो भाई साहब जहां पे डेफिनेशंस चेंज हो रही है, एक तो 0 पे चेक करना है, एक 1 पे चेक करना है, एक 3 पे चेक करना है। अच्छा, डेफिनेशन कहां पे चेंज हो रही थी, केवल और केवल यहां तो 1 पे चेंज हो रही थी, पर मॉड जहां पे 0 हो रहा है वो भी तो इंक्लूड होगा। तो मॉड कहां पे 0 हो रहा है, एक तो 0 पे हो रहा था, मतलब मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी कहां पे 0 हो रही थी, एक 0 पे और एक 3 पे, तो तीनों पॉइंट्स पे चेक करेंगे। एक काम करते हैं, तीनों पे कंटिन्यूटी चेक कर लो। अगर तीनों पे कंटिन्यूटी चेक करोगे तो LHL बताओ, अगर मैं LHL की बात करूं किस पे, 0 पे, अगर मैं LHL की बात करूं 0 पे, तो 0 माइनस पे LHL कितना आ जाएगा बच्चों, 0, 0 माइनस पे। अगर मैं RHL की बात करूं किस पे, 0 पे, अगर मैं RHL की बात करूं 0 पे, तो RHL का मतलब 0 या 0 से बड़ा, तो ऑब्वियसली बात है 0 आएगा, और फंक्शन का वैल्यू 0 पे भी कितना आएगा, 0 आएगा, यानी फंक्शन 0 पे तो कंटिन्यूअस है, फंक्शन 0 पे तो कंटिन्यूअस है। फिर मैंने क्या किया, 1 पे तीनों चीजें चेक करी, x बराबर 1 पे, अगर x बराबर 1 पे चेक करूंगा LHL तो वो 1 के बराबर आ गया, ऑब्वियस सी बात है 1 के बराबर आ गया। 1 प्लस पे चेक करूंगा तो ये हो जाएगा 1, 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस का 2, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 1 के बराबर आएगा। और अगर आप वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 पे देखोगे तो भी वो 1 के बराबर आएगी, यानी 1 पे भी फंक्शन कैसा है, कंटीन्यूअस है। सिमिलरली आप चेक करोगे 3 पे, तो फंक्शन का वैल्यू 3 माइनस पे कितना आएगा, 3 माइनस पे इट विल बी -1, और 3 प्लस पे इतना इट विल बी -1, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे भी कंटीन्यूअस होगा, यानी फंक्शन तीनों पॉइंट्स पे कंटीन्यूअस है, फंक्शन तीनों पॉइंट पे कंटीन्यूअस है, हेंस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर। ये फंक्शन आप देख सकते हैं सब जगह कंटीन्यूअस है। अगर ये सब जगह कंटीन्यूअस है तो इसको तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे, अगर आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाली क्वांटिटीज में हटा देता हूं, यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स में मैं चेक करना था, हम डायरेक्टली अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली अगर डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो बताइए क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन। तो f डैश x हमारे पास किसके बराबर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस का 2x, दैट विल बी इक्वल टू 2x, दैट विल बी इक्वल टू 2x माइनस 5, और ये आ जाएगा आपका 2x प्लस का 5। यहां पे x का वैल्यू 0 से छोटा, यहां पे x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, यहां पे x का वैल्यू क्या 1 से 3 के बीच में, और यहां पे x का वैल्यू 3 या 3 से बड़ा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो सीधा वैल्यू पुट करूंगा भाई मैं, एक तो 0 माइनस पे चेक करो तो 0, और 0 प्लस पे चेक करोगे तो 0, तो 0 पे तो डिफरेंशिएबल है, 0 पे तो डिफरेंशिएबल है। 1 पे चेक कर लो, अगर 1 माइनस पे करोगे तो 2,
और 1 प्लस पे करोगे तो -3 आ रही है। इसका मतलब x बराबर 1 पे क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। और अगर तीसरे पॉइंट पे चेक करोगे x बराबर 3 पे, यानी 3 पे आपको क्या मिलेगा, ये तो हो जाएगा कितना 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1 के बराबर, तो दोनों अलग अलग आ रही है। इसका मतलब x बराबर 3 पे भी क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। इसका मतलब ये हुआ कि 3 पॉइंट्स ऐसे थे जहां पे हमें चेक करना था, उन तीनों पॉइंट में से केवल एक ही पॉइंट ऐसा आया जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हुआ, बाकी इन दोनों पॉइंट्स पे कैसा हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल। तो x बराबर 0 पे डिफरेंशिएबल, x बराबर 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल, और x बराबर 3 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल आ गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको बात समझ में आती है बाबा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, एक थ्योरम होती है, उस थ्योरम को ध्यान से देखिए कि fx एक कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। fx इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, एक फंक्शन कंटीन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। fx कैसा है आपका, fx इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x इज इक्वल टू a। और एक फंक्शन आपको और दिया हुआ है gx, इज कंटीन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल। ये कंटीन्यूअस है बट नॉन डिफरेंशिएबल है एट x बराबर a पे। देन प्रोडक्ट फंक्शन, कौन सा फंक्शन, प्रोडक्ट फंक्शन, ये हमने कंटिन्यूटी में भी देखा था, hx बराबर fx इंटू gx विल बी, ये डिफरेंशिएबल होगा बाबा x बराबर a पे अगर फंक्शन का वैल्यू a पे 0 आ रहा होगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा x बराबर a पे इफ फंक्शन का वैल्यू a पे 0 आ रहा होगा, और नॉन डिफरेंशिएबल होगा x बराबर a पे अगर फंक्शन का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आ रहा होगा उस पॉइंट पे। क्लियर? यानी दो फंक्शन है, एक fx है जो कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, एक gx है जो कंटीन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल है। तो hx इज इक्वल टू fx इंटू gx से डिफरेंशिएबल कब होगा, जब f ऑफ 0 0 आ रहा होगा, f ऑफ a 0 आ रहा होगा। और f ऑफ a 0 नहीं आएगा तो उस पॉइंट पे वो कैसा हो जाएगा, दैट विल बी नॉन डिफरेंशिएबल। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, सबको ये बात समझ में आती होगी। चलिए तो नोट डाल के कुछ बातें देख लेते हैं। क्या क्या बातें देखिए, इफ fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a एंड gx इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, देन द प्रोडक्ट फंक्शन कैन स्टिल बी डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a। मतलब ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं भाई। डिफरेंशिएबल प्लस माइनस डिफरेंशिएबल, वही सारी बातें लिखी हुई है, मैं लिख देता हूं। डिफरेंशिएबल प्लस माइनस डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल अपॉन डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशियल होगा, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और डिफरेंशिएबल प्लस माइनस नॉन डिफरेंशिएबल, ये आपका नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। डिफरेंशिएबल प्लस माइनस डिफरेंशिएबल इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल विल डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल अपॉन डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल, और डिफरेंशिएबल प्लस माइनस नॉन डिफरेंशिएबल इट इज नॉन डिफरेंशिएबल, है ना? ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आइए इस सवाल को देखिए, सब बच्चे इस सवाल को देखिए ध्यान से, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। इट इज अ वेरी अमेजिंग क्वेश्चन। फंक्शन -1 से 3 तक डिफाइन है ना, जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है। मतलब आपको एक तरह से फंक्शन को डिफाइन करना है और आप बहुत इजीली इस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए, -1 से 1 तक डेफिनेशन है, 1 से 2 के बीच में डेफिनेशन है, 2 से 3 के बीच में डेफिनेशन है। ध्यान से देखिएगा क्या क्या लिखा हुआ है। मॉड एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है कहां पे डिसकंटिन्यूअस है। देन एफ इज डिसकंटिन्यूअस एक्स, किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है आपको ये बताना है बच्चों, किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। तो आप पहले सवाल को अटेम्प्ट कीजिए, ऑल ऑफ यू प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। तो होप सभी ने चेक कर लिया होगा इसको। देखते हैं, अब डिफाइन करते हैं। देखिए मुझे इसको डिफाइन कैसे कैसे करना पड़ेगा, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले -1 से x 0 के बीच में जाएगा, क्योंकि मॉड x आ रहा है। तो मॉड x आ रहा है तो इसकी -1 से 0 पे ब्रेक होगा, पक्की बात है। तो -1 से 0 में मॉड नेगेटिव खुलेगा, यानी -x आ जाएगा। और -1 से 0 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। ये लो, -x, -1। बहुत इजी सवाल है, डरावना सवाल है देखने में, बाकी कुछ भी नहीं है इस सवाल में। लोड जाएगा सवाल। अभी देखिए आप, अगला क्या होगा, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1 कर दीजिए आप। अब 0 से 1 के बीच में क्या होगा कि 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर तो x तो 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली किसके बराबर आ जाएगा, ये x के बराबर आ जाएगा, राइट। 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा और ये पॉजिटिव खुलेगा, तो इट विल बी x। अब बात करते हैं 1 से 2 के बीच में। अब x 1 से 2 के बीच में जाएगा तो मॉड x तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव खुलेगा, और ये x है तो x प्लस x कितना हो जाएगा बच्चों, 2x के बराबर हो जाएगा। और 2 से 3 की बात कर लेते हैं, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3 की बात कर रहा हूं। तो 2 से 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना हो जाएगा बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2 से 3 के बीच में 2 के बराबर हो जाएगा, तो ये x प्लस 2 के बराबर हो जाएगा। अगर तुमने 3 पे इक्वलिटी होल्ड करा दी थी, अगर तुमने डायरेक्टली, जब गलती हुई होगी ना बच्चों से, तो कहां गलती हुई होगी मैं बताता हूं। जिन बच्चों ने दिया होगा या करा होगा ये क्वेश्चन, उनको पता होगा गलती हुई होगी इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि अगर 3 पे आपने इक्वलिटी को होल्ड करा दिया तो 3 पे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो जाएगा, तो यहां पे x प्लस 3 आ जाएगा, इसलिए उसको अलग से लिखना पड़ेगा। यानी x बराबर 3 पे आपको अलग से लिखना पड़ेगा। तो x बराबर 3 पे आप चेक करेंगे तो इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर। 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 दैट विल बी इक्वल टू 6 के बराबर।
अब ध्यान से देखिए, कंटिन्यूटी चेक करते हैं, जीरो पे चेक करते हैं, जीरो माइनस पे कितना हो जाएगा -1, जीरो प्लस पे जीरो हो जाएगा, यानी आप कंटिन्यूटी चेक करिए, आपके 3 पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, आपके 3 पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ओनली 3 पॉइंट्स चेक कर सकते हैं अब तो, 0 प्लस पे 0 माइनस पे 1 प्लस पे 1 माइनस पे 2 प्लस पे 2 माइनस पे 3 प्लस पे 3 माइनस पे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको बात समझ में आ गई? चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अगला सेक्शन जो है ना, सी ऑप्शन हो जाएगा, वो बहुत ही आसान सेक्शन है। अब इसके अंदर मैं 2 बहुत जबरदस्त फॉर्मूले बताऊंगा, 2 नहीं 3 बहुत जबरदस्त फॉर्मूले बताऊंगा जो कि बड़े काम के फॉर्मूले हैं। वो फॉर्मूले हमें अच्छे से कर लेना है, बस वो फॉर्मूले अच्छे से करना है, वरना सबका डिफरेंशिएशन बहुत बढ़िया होगा, है क्या नहीं है? सबका डिफरेंशिएशन बहुत बढ़िया होगा, सबको एमओडी जो है वो बहुत अच्छे से आता होगा। बस दिक्कत किस जगह पे आएगी? दिक्कत बालक इस जगह पे आएगी कि वो फॉर्मूला आपके गलत नहीं होने चाहिए जो फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूं। इज इट क्लियर? चलिए देखिए, सबसे पहले x की पावर n का डिफरेंशिएशन बच्चों n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, e की पावर x का e की पावर x, a की पावर x, याद रखिएगा a की पावर x ln a। जैसे 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? ये होता है 2 की पावर x इंटू ln 2, है ना? तो प्लीज वो 2-3 फॉर्मूले जो बताने वाला हूं उनको अच्छे से देखिएगा, उनको मैं कैसे डिराइव करते हैं वो भी बताऊंगा। उसके पीछे कारण ये कि वो किसी भी फॉर्मेट में आपके सामने आ सकते हैं, इसलिए तैयार रहिए उन फॉर्मूलाज के लिए, ठीक है? गेट रेडी फॉर दैट फॉर्मूलाज, फटाफट से हम उस पर आएंगे। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x टू द बेस a का इंटीग्रेशन। ये बच्चे कई बार कहते हैं कि सर आंसर मैच नहीं कर रहे हमारे, इसको log x अपॉन log a लिख लो। अब log x अपॉन log a लिख लो, इसको इस तरह से लिख लो, log x अपॉन log a। कई बार आंसर्स में कंफ्यूजन हो जाता है, 1 अपॉन log a वैसा का वैसा, log x का हो जाएगा 1/x, इसका बेस e मान लो, तो ये ऊपर आके क्या बन जाएगा? log e टू द बेस a हो जाएगा इनटू में 1/x, log e टू द बेस a इनटू 1/x, sin x का cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x, cosec x का माइनस cosec x cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चा जानता है कि वो 0 के बराबर आता है। साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन ये, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंपॉर्टेंट। sec इनवर्स x का 1 अपॉन मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और cot इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सारे डिफरेंशिएशन वैसे फॉर्मूला आपको याद है, कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए हम क्या करेंगे, अब साथ के साथ हर एक डिफरेंशिएशन को समझने के लिए सवाल लेके चलेंगे साथ में, सवाल लेके चलेंगे साथ में, याद रखना। तो सवाल लेके चलेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, दिस इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है तो ऑब्वियस सी बात है लॉग लेके सॉल्व करना पड़ेगा, और प्रूफ कीजिए कि इसके बराबर आएगा। अब बात ये कि लॉग कब भी लेते हैं, लॉग कब लेते हैं बताइए? अब लॉग सर हम तब लेते हैं जब 2 से ज्यादा फंक्शन एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, या वेरिएबल की पावर वेरिएबल होता है तब हम लॉग लेते हैं। x की पावर x का डिफरेंशिएशन हर बालक को याद होना चाहिए, है कि नहीं? बताओ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर x, है ना? याद है कि नहीं? बताओ d/dx ऑफ x की पावर x क्या होता है बताओ? ये होता है x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। मुन्ना राजा इसको याद कर लेना, इसको याद कर लेना, d/dx ऑफ x की पावर x, ये हो जाएगा x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, ठीक है? काम की चीज होती है, ठीक है? तो x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस y दिया हुआ है, देन प्रूव दैट ये इसके बराबर आना चाहिए, राइट? चलिए सॉल्व करते हैं। अगर मैं लॉग लूंगा तो ये हो जाएगा y इंटू ln x दैट इज इक्वल टू, अरे क्या हो गया भाई, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, गायब हो गया, वापस आ गया। चलो अगर लॉग लेंगे दोनों तरफ, ये हो जाएगा y इंटू में ln x दैट इज इक्वल टू x माइनस y। ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आपको क्या करना है बताइए? यहां पे एक काम कीजिए, तो y इंटू ln x प्लस का ये y को इधर लेके आइए, डेट इज इक्वल टू x। तो अगर मैं y कॉमन निकाल लूंगा तो ये इंटू में 1 प्लस ln x आ जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू x। तो y का वैल्यू आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस ln x। सर मैं तो यहीं पे डिफरेंशिएट करूंगा डायरेक्टली, कर लो भाई, मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि जो मुझे प्रूफ करना है उस पे 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर आ रहा है। अब 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर कब आएगा? u बाई वी रूल लगता है तब। अब u बाई वी रूल लगेगा, यानी u बाई वी रूल के फॉर्म में मैं लिया है यहाँ पे, और नीचे 1 प्लस ln x आ रहा है। पक्की बात है अगर मैं u बाई वी से डिफरेंशिएट करूंगा, नीचे 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा आई डोंट नो, पर हम करके देखेंगे कि क्या आ सकता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कई बार क्या होता है, डिफरेंशिएशन का सवाल भी आपके लिए बहुत भारी पड़ जाता है, होता है कि नहीं होता ऐसा? एम आई राइट और नॉट? डिफरेंशिएशन के कई सवाल बहुत भारी होते हैं। वो भारी इसलिए होते हैं सवाल क्योंकि उसमें क्या होता है, करने की एक पर्टिकुलर अप्रोच होती है, उसी अप्रोच से आप उस सवाल को अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज वो सवाल आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है? जैसे कि मैंने यहां से लिख दिया x अपॉन 1 प्लस एक्स। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करना चालू कर रहा हूं, y डैश मतलब dy बाई dx। पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन वो 1 हो जाएगा, नीचे वाला फंक्शन वैसा का वैसा
माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स, एक्स वैसा का वैसा डिवाइड बाई ये हो जाएगा 1 प्लस एल एन एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, एक्स से एक्स कट गया और 1 से 1 भी कट जाएगा, यानी ये बचेगा एल एन एक्स अपॉन 1 प्लस एल एन एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। आप ध्यान से देख सकते हैं मैंने ये प्रूफ कर दिया। अब आप क्या करते हैं कि इसको यहां पे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम आती है आप खुद सोच के देखिए क्या प्रॉब्लम आती है। देयर विल बी अ प्रॉब्लम, है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, हो सकता था आप आंसर निकाल देते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना आंसर नहीं आएगा, आंसर तो आ जाता, हो सकता है आप आंसर निकाल देते, बट इससे बेहतरीन तरीके से नहीं निकाल सकते। तो हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि जो क्वांटिटी आपको प्रूफ करनी है, दिस इज माय पर्टिकुलर एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, अगर आपको जब भी किसी पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन को प्रूफ करना है, किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को प्रूफ करना है, तो एक निगाह भर के उसको देख जरूर लीजिए, उसको देख लीजिए, या 4 ऑप्शन दिए हुए तो ये देख लीजिए कि चारों ऑप्शन में पैटर्न क्या है, क्या पैटर्न आ रहा है चारों ऑप्शन में, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बता दी, ये आपको ध्यान रखनी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब y जो है वो x के टर्म्स में आपको दिया हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्रूफ करना है कि dy बाई डी एक्स इसके बराबर आना चाहिए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए, y बराबर ये हो जाएगा रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर y प्लस, अब यहां से लेके यहां तक को मैं वापस से y लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना? क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि पैटर्न रिपीट कर रहा है और इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो हमने इसको वापस से क्या लिख दिया, y के बराबर लिख दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? y के बराबर लिख दिया क्योंकि यहां से सवाल वापस रिपीट कर गया। तो अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ये हो जाएगा रूट के अंदर 2y, सही बात है। फिर मैंने इसको इस तरह से लिख दिया y स्क्वायर माइनस का x इज इक्वल टू रूट ऑफ 2y, ये इस तरह से लिखा जा सकता है। इट कैन बी रिटन लाइक दिस। मुझे ये बड़ी क्वांटिटी प्रूफ करनी है डी वाई बाई डी एक्स। हमने फिर से स्क्वायरिंग कर ली, ये हो जाएगा आपका क्या, इट विल बी y की पावर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर इंटू में x, दैट विल बी इक्वल टू 2y के बराबर। अब आप एक काम करो, इसको सीधा डिफरेंशिएट कर दो। अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 4y क्यूब इंटू में y डैश प्लस का ये हो जाएगा 2x माइनस का ये 2 बाहर रहने दीजिए, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y y डैश इंटू एक्स वैसा का वैसा प्लस इस बार x का 1 हो जाएगा y स्क्वायर वैसा का वैसा एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y डैश। तो हो जाएगा 4y क्यूब इंटू में y डैश प्लस का ये कितना हो जाएगा बच्चों, अच्छा 2 तो सब जगह से कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हैं, तो ये अल्टीमेटली किसके बराबर बचेगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे x बचेगा माइनस का 2y y डैश इंटू एक्स आ जाएगा माइनस का y स्क्वायर आ जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू y डैश। व्हाट इज माय मोटिव, मेरा मकसद क्या है, y डैश निकालना, तो y डैश निकल जाएगा। तो y स्क्वायर और x को उधर ले जाइए, बाकी इस y डैश को इधर ले आइए, तो y डैश कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा केवल 2y क्यूब, 2y क्यूब यहां कितना बचेगा माइनस का ये हो जाएगा आपका 2y इनटू में कितना हो जाएगा x, ये बचेगा और एक क्या बचेगा, व्हाट विल बी लेफ्ट बिहाइंड, ये इधर आएगा तो इट विल बी माइनस का 1 और ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का x, तो हेंस प्रूव्ड। यहां पे पहुंच गए सीधा आप, ठीक है। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन होता है। इम्प्लिसिट फंक्शंस का मतलब ये होगा कि y और x पे कोई फंक्शन दिया होगा, उसको इम्प्लिसिट डिफरेंशिएट करके आपको y का वैल्यू निकालना होगा, dy बाई dx का वैल्यू निकालना होगा। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। अब पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन क्या है ना, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन एक बहुत ही अच्छा टाइप का डिफरेंशिएशन होता है। इसमें x जो है वो थीटा की फॉर्म में दिया होगा और y भी आपको थीटा की फॉर्म में दिया होगा। आपको इसको डिफरेंशिएट करके जो भी क्वांटिटी बोली गई उसको प्रूफ करके दिखाना है। आपको ये प्रूफ करके दिखाना है, शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4, ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ पे डी एक्स बाई डी थीटा निकालता हूँ, इफ आई टेक आउट डी एक्स बाई डी थीटा, अगर dx बाई डी थीटा कॉमन निकालता हूं तो dx बाई थीटा आ जाएगा सेक थीटा का डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा सेक थीटा इनटू में tan थीटा और cos थीटा का माइनस sin थीटा, तो प्लस का कितना हो जाएगा, ये सेक थीटा माइनस cos थीटा लिखा हुआ है तो cos थीटा जाएगा माइनस का sin थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा tan थीटा प्लस का sin थीटा, ये dx बाई डी थीटा आ जाएगा। अगर यहां से आप dy बाई डी थीटा निकालोगे, इफ यू कैलकुलेट dy बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा किसके बराबर आएगा बताइए, ये आ जाएगा आपका n इंटू सेक थीटा की पावर n माइनस 1, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस का n, ये कॉस थीटा की पावर कितना हो जाएगा n माइनस 1 इनटू में कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। तो अल्टीमेटली ये दिखाई देगा n इंटू सेक थीटा की होल पावर n इंटू में टेन थीटा प्लस ये हो जाएगा n प्लस हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना, ये इस तरह के बराबर हो जाएगा n, ये हो जाएगा cos थीटा की पावर कितना हो जाएगा n माइनस 1 इनटू में ये क्या दिखाई देगा, इट विल बी इक्वल टू साइन थीटा। ये dy बाई डी थीटा आ गया और ये dx बाई डी थीटा आ गया। आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर निकालना है, राइट। आगे क्या करना है वो खूबसूरती है, देखिए ध्यान से। मैं यहाँ पे cos थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ और cos थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ,
तो ये कितना बन जाएगा देखिएगा, एन टेन थीटा बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा सेक थीटा, सेक की पावर एन थीटा प्लस कॉस की पावर एन थीटा। ध्यान से देखिए, ये कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस की पावर एन थीटा, इतना आसान नहीं था ये प्रूफ करना, ध्यान रखना। कॉस की पावर एन थीटा, ये ऑप्शन वाला सवाल भी बन सकता था कि डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर क्या एन स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 अपन एक्स स्क्वायर प्लस 4 के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, ये वैसा भी बन सकता था, ध्यान रखना। तो इस तरह से लिख दिया, एन टेन थीटा बाहर आ गया। ऐसे डी एक्स बाई डी थीटा में देखो मैंने क्या किया, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कॉस थीटा से डिवाइड, तो अल्टीमेटली टेन थीटा बाहर आ गया, अंदर कितना बचेगा सेक थीटा प्लस का क्या बचेगा कॉस थीटा बचेगा, ध्यान रखना। तो अगर मैं यहां पे dy बाई डी एक्स निकालूंगा तो dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो दोनों को डिवाइड करेंगे क्योंकि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में dy बाई डी एक्स होता है dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, तो अल्टीमेटली बचेगा n इंटू सेक थीटा की पावर n प्लस कॉस थीटा की पावर n थीटा डिवाइडेड बाय नीचे बचेगा सेक थीटा प्लस का कितना बचेगा, इट विल बी tan थीटा, dx बाई थीटा की बात कर रहा हूं, सॉरी सेक थीटा प्लस कॉस थीटा बचेगा, इट विल नॉट बी tan थीटा, इट विल बी कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा बचेगा यहाँ पे, तो इट विल बी कॉस थीटा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, n इंटू ये हो जाएगा सेक की पावर n थीटा माइनस कॉस की पावर n थीटा का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर कर दिया मैंने यहाँ पे, ये डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर आप देख रहे हैं, अगर स्क्वायरिंग कर दूंगा तो कितना बन जाएगा, ये एन स्क्वायर बन जाएगा, ये इस पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो उस पूरे का स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ प्लस का 4 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस का क्या लिख सकता हूँ 4 लिख सकता हूँ। चेक कर लीजिए एक बार, स्क्वायरिंग करने पे भाई, स्क्वायरिंग करने पे सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बनता, अब इसको ओपन करिए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कितना बन जाएगा 2 और ये प्लस का 4 है, तो अल्टीमेटली वापस से वही लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखिए, ये किसके बराबर है, ये आपका y के बराबर है, और ये किसके बराबर है, आपका x के बराबर है, तो अल्टीमेटली आ जाएगा n इंटू वाई स्क्वायर प्लस का 4 डिवाइडेड बाई आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू में इज इक्वल टू n इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4। दैट इज अ वेरी इजी प्रोसेस। अब पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, उस इंपॉर्टेंट बात के बारे में बात कर लेते हैं जो मैं इतनी देर से आपसे बात कर रहा था, उस बारे में बात करते हैं जिस बारे के बारे में बात मैं कर रहा था आपसे। मुझे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, मुझे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ dy बाई डी एक्स। सब बच्चे ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इसको देख सकता हूं, देखिए सारा प्रोसेस मैं आपको समझाने वाला हूं, सारे प्रोसेस को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, बोलो हाँ या ना, यस। पर मुझे तो सारी क्वांटिटी dx बाई dy की फॉर्म में चाहिए। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं d बाई डी एक्स ऑफ dx बाई dy पूरे की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 1। अब अल्टीमेटली ये डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, y के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे dx नहीं चलेगा तो यहाँ पे dy लाना पड़ेगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, d बाई डी वाई ऑफ dx बाई डी वाई की पावर -1। अब जो dx लिखा हुआ था उसको मैंने ऐसे लिख दिया dx, सॉरी मैंने जो dx लिखा हुआ था उसको कैसे लिख दिया, यहां पे इस तरह से लिख दिया उसको, लाइक दिस। यहां पे क्या लिख दिया अपन ने, dy बाई dx लिख सकते हैं ऐसे, भाई इस तरह से लिख सकते हैं ना, d बाई डी एक्स लिखा हुआ था तो dx को हमने बाहर निकाल दिया, dy से मल्टीप्लाई dy से डिवाइड कर दिया तो d बाई डी वाई ये हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो सबसे पहले -1 आगे आएगा, ये हो जाएगा dx बाई डी वाई की पावर बच्चों कितना, माइनस का 2 इनटू में dx बाई डी वाई का डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा d2x बाई डी वाई का स्क्वायर इनटू में इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं dx बाई डी वाई की पावर -1, जो ये लिखा हुआ है यहां पे इस जगह पे, ठीक है। तो अल्टीमेटली बन क्या रहा है, अल्टीमेटली इट इज बिकमिंग माइनस टाइम्स ऑफ d2x बाई डी वाई स्क्वायर, d2x बाई डी वाई स्क्वायर ये वाला टर्म। अब ये dx बाई डी वाई की पावर -1 है और ये dx बाई डी वाई की पावर -2 है, तो अल्टीमेटली डिवाइड में क्या आएगा, dx बाई डी वाई का होल क्यूब ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो आ जाएगा वो माइनस टाइम्स ऑफ d2x बाई डी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx बाई डी वाई के होल क्यूब के बराबर आ जाएगा। इस बच्चों याद रखना, इस फॉर्मूले को याद करना, मेमोराइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, बहुत बार ये फॉर्मूला आ चुका है, एडवांस में भी आ चुका है ये फॉर्मूला और मेंस में भी यूज हो चुका है कि किस तरह से हम डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू dx बाई डी वाई के टर्म्स में निकालेंगे। अब कोई बच्चा मेरे पास आया, सर मुझे ये नहीं पूछना, मुझे उल्टा पूछना है, रिवर्स में क्या होगा, तो रिवर्स में तो बहुत ईजी है, अगर ये याद रख लिया तो वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। d2x बाई डी वाई स्क्वायर बताओ किसके बराबर आएगा, d2x बाई डी वाई स्क्वायर किसके बराबर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर
होल डिवाइडेड बाय dy बाय dx का होल क्यूब। सेम प्रोसेस है, इट इज जस्ट लाइक द सेम प्रोसेस, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, एकदम सेम प्रोसेस है रे बाबा, एकदम सेम प्रोसेस है, बहुत ज्यादा मस्त प्रोसेस है, इसको याद रखना है ना। ये इसको आप कह सकते हैं मस्त सी इक्वेशन, मस्त सा इक्वेशन या मस्त सा फॉर्मूला कह सकते हैं आप इसको। चलिए अब एक फॉर्मूला और बताना चाहूंगा, रेडी हैं सब लोग, तैयार है उस चीज के लिए? तरीका ध्यान रखिएगा प्लीज, तरीका याद रखिएगा, क्योंकि किसी भी फॉर्मेट में ये आपके सामने टपक सकता है। अब दूसरा देखिए, अब मुझे d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है। अब d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है किस टर्म्स में, बताएं किस टर्म्स में, बताता हूं आपको, dx बाई dt, dy बाई dt, d2y बाई dt स्क्वायर और d2x बाई dt स्क्वायर, इसके टर्म्स में मुझे d2y बाई dx स्क्वायर को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, आओ मेरा साथ दो। तो अगर अपन इसकी बात करें, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, d बाई dx ऑफ अगेन dy बाई dx, राइट बच्चों, लिख सकते हैं। तो एक बात बताओ, d बाई dx ऑफ dy बाई dx को मैं लिख सकता हूं dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। यस सर, क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहे हैं, तो यहां पे t को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, d बाई डी टी इंटू में dy बाई dt, किसका डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, इंटू में कितना आ जाएगा बताओ, dt बाई dx, क्योंकि dt इंट्रोड्यूस किया है तो dt बाई dx हो जाएगा, dx ऑलरेडी प्रेजेंट था। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है बच्चों। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ध्यान से देखना, पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होगा। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जल्दी से बताओ, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होगा d2y बाई dt स्क्वायर, इंटू में आ जाएगा dx बाई dt माइनस, सही बात है, माइनस। अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन होगा तो d2x बाई dt स्क्वायर, इंटू में dy बाई dt डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा बच्चों dx बाई dt का होल स्क्वायर, राइट, dx बाई dt का होल स्क्वायर, और इंटू में इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं dx बाई dt की पावर माइनस का 1। तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया, इसको मैं y डबल डैश बोल दूं तो अल्टीमेटली आपको ऐसा दिखाई देगा, ये y डबल डैश इंटू में दिखाई देगा ये x डैश, माइनस के हो जाएगा x डबल डैश, इंटू में हो जाएगा y डैश डिवाइडेड बाय नीचे ये x डैश का स्क्वायर है, ये एक और नीचे आ जाएगा तो ये x डैश का क्यूब हो जाएगा। ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया d2y बाई dx स्क्वायर के बराबर। और यहां पे याद रखना, जितने भी डेरिवेटिव लिखे हुए हैं, चाहे वो y के टर्म्स में चाहे वो x के टर्म्स में, सारे के सारे विद रिस्पेक्ट टू t हैं। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि d2y बाई dx स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से बताइए, याद हो गया, जल्दी से बताइए, y डबल डैश इंटू में x डैश माइनस x डबल डैश इंटू y डैश डिवाइडेड बाय x डैश का होल क्यूब। क्लियर, d2y by dx square is equal to y double dash into my x dash minus x double dash into my y dash divided by x dash का whole cube. These formulas will help you a lot. Very 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 helpful these formulas, है ना। अब मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया ना, तो जिस बच्चे ने इसका प्रोसीजर पकड़ लिया ना वो फायदे में रहेगा, और जिस बच्चे ने इसका प्रोसीजर नहीं देखा उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिए एक बार फटाफट से, है ना। आगे बढ़ते नेक्स्ट बात की तरफ आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू log x, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। तो आप कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, इसका डिफरेंशिएशन करना है इसके रेस्पेक्ट में, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो e की पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 रूट एक्स। ई की पावर रूट एक्स इंटू में रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, हमेशा ध्यान रखना रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, डिवाइडेड बाय करना है, सीधा किससे डिवाइड करना है, इसके डिफरेंशिएशन से। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/x, बस यही आपका आंसर है। तो ये हो जाएगा ई की पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स इंटू में ये x आ जाएगा, तो इट विल बी ई की पावर रूट एक्स इंटू में रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालना है तो कुछ नहीं करना, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, फिर दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए और दोनों का डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट थ्रू, आप बिल्कुल पार लग जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आती है बात। अब ये आपका अगला सवाल है, देखिए अगले सवाल में क्या है, इसका डेरिवेटिव निकालना है इसके रिस्पेक्ट में। तो इसका डेरिवेटिव निकालना है तो बताओ कितना हो जाएगा, f डैश ऑफ 10x, 10x का कितना हो जाएगा बच्चों, sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, g डैश ऑफ sec x, sec x का कितना हो जाएगा, sec x इंटू में 10x, एक sec x कट गया ना, तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ 10x इंटू में आपके पास बचेगा sec x डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कितना, g डैश ऑफ
sec x इनटू में आपके पास हो जाएगा 10x, x की जगह क्या पुट करना है पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा आपका f डैश ऑफ 1 sec ऑफ पाई बाय 4 कितना हो जाएगा बच्चों रूट 2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका g डैश ऑफ रूट 2 10 ऑफ पाई बाय 4 1 हो जाएगा, व्हाट इज f डैश ऑफ 1 इट इज 2 इनटू में कितना आ जाएगा रूट 2, व्हाट इज g डैश ऑफ रूट 2 इट इज इक्वल टू 4 इनटू में ये 1 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर विल बी 1 बाय रूट 2, रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी 1 बाय रूट 2। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, मैं थोड़ा सा स्पीडली चेक कर रहा हूं, होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो आपको बस मेन मकसद क्या है, तरीका बताना है कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है सवाल को। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कुछ नहीं करना, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, दोनों को डिवाइड कर दो, खत्म, खलास खलास खलास। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट। अब ये डिफरेंशिएशन दिया हुआ है आपको डिटर्मिनेंट्स का, ये वैसे आता होगा आपको, डिटर्मिनेंट्स में मैंने बता दिया था कि कैसे आप डिटर्मिनेंट्स का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अगर एफ आपको दे रखा है, इस पे भी बहुत बढ़िया सवाल बनते हैं, मेंस में ऐसे सवाल बने हुए हैं जहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट पे सवाल पूछा गया है, वेयर एफ जी इस तरह से दिया हुआ है। अगर मुझे एफ डैश एक्स निकालना है, तो एफ डैश एक्स निकालना है तो मैंने क्या किया, पहली रो का डिफरेंशिएशन कर दिया, बाकी दो को सेम रखा, यानी एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, बाकी दो रो सेम। प्लस इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने क्या किया बताओ, दूसरी वाली रो का डिफरेंशिएशन पहली और तीसरी को सेम रखा, प्लस इस बार मैंने तीसरी वाली रो का डिफरेंशिएशन किया, पहली और दूसरी रो को सेम रखा। सर क्या ये चीज हम ऑपरेशन जो है वो रोज में लगा सकते हैं? नहीं, ये आप कॉलम्स में भी लगा सकते हैं। अगर आप कॉलम्स में लगाएंगे तो सबसे पहला कॉलम क्या बनेगा, ये बन जाएगा एफ डैश एक्स, ये बन जाएगा एल डैश एक्स, और ये हो जाएगा यू डैश एक्स, बाकी दोनों कॉलम सेम रहेंगे। प्लस अगला कितना हो जाएगा, पहला कॉलम सेम, दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा बच्चों, जी डैश एक्स हो जाएगा, एम डैश एक्स हो जाएगा और वी डैश एक्स हो जाएगा। इस तरह से आप तीसरा वाला भी निकाल सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप फंक्शन डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फ्रॉम दिस टाइप यू कैन डिफरेंशिएट द डिटरमिनेंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। लो भाई सवाल आ गया भाई साहब, आप सवाल को अटेम्प्ट कीजिए और बताइए आंसर क्या रहा है। अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। चलिए, तो आपने आंसर निकाल लिया होगा, तो सवाल देखते हैं। सबसे पहले टी एक्स को जा रहा है, अगर टी एक्स को जा रहा है तो ये एक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, माइनस का एक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स हो जाएगा। यहां पे लिमिटिंग वेरिएबल कौन है, टी, तो ये पूरा जीरो के बराबर दिया हुआ है। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 तो एक्स का वैल्यू किसके बराबर आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है, तो 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है, तो डिफरेंशिएट कीजिए। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लिमिट टी टेंडिंग टू एक्स, यहां पे टी लिमिटिंग वेरिएबल है, तो टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, एफ स्क्वायर ऑफ एक्स वैसा का वैसा, माइनस इस बार एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ टी, इनटू में कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ टी, और डिवाइडेड बाय नीचे वाले का डिफरेंशिएशन आपका 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि टी का डिफरेंशिएशन होगा 1। आप टी की जगह एक्स पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 2x, इट विल बी एफ एक्स स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, इनटू में हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स, इनटू में हो जाएगा एफ डैश एक्स, दैट विल बी इक्वल टू 0। अब यहां से क्या क्या कॉमन आ रहा है देखिए, 2x कॉमन आ जाएगा, आपका fx कॉमन आ जाएगा, तो अल्टीमेटली बचेगा क्या, एक तो आपका fx बचेगा, x है ना, t की जगह x पुट कर दिया मतलब, तो ये बचेगा 2x fx कॉमन आ गया, तो यहाँ fx बचेगा, माइनस यहाँ कितना बचेगा, x इंटू एफ डैश एक्स बचेगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। ये आपके पास बचेगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, एक तो x का वैल्यू 0 के बराबर मिल जाएगा और एक fx 0 हो जाएगा, तो हमें क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू एक 0 मिल जाएगा, दैट इज नॉट देयर, है ना, क्लियर है ना बात को। देन x इज इक्वल टू, x किसके बराबर होगा हमें ये बताना है ना, वी हैव टू टेल व्हाट इज x। क्या करें आगे बताओ, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, आप यहां से देख सकते हैं। यहां से अगर आप देखेंगे ये ऐसे लिखा हुआ है एफ एक्स माइनस का एक्स इंटू एफ डैश एक्स, दैट विल बी इक्वल टू 0, तो ये आपको मिल जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, यानी ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, एफ एक्स। आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका एल एन एक्स, इसका हो जाएगा एल एन एफ एक्स, और प्लस का हो जाएगा एल एन के अंदर सी, तो यहां से आपको मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू सी इंटू एफ एक्स। देख सकते हैं यहां से मिलेगा x इज इक्वल टू सी इंटू एफ एक्स मिल जाएगा। अब x बराबर क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, इसको करेक्शन कर लीजिए, ये f ऑफ x इज इक्वल टू 1 नहीं है, ये f ऑफ 1 इज इक्वल टू e है ना, दिस इज द करेक्शन, f ऑफ 1 इज इक्वल टू e है। अच्छा x इज इक्वल टू c ऑफ f x है, तो मैं f x को ऐसे भी तो लिख सकता हूं k इंटू x। अब मुझे बोला गया है कि f ऑफ 1 मेरा किसके बराबर है, e के, तो x की जगह मैं 1 पुट कर दूंगा, तो ये e बन जाएगा और ये k बन जाएगा, तो k का वैल्यू किसके बराबर आ गया, e के बराबर आ गया। समझ रहे ना मेरी बात को। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, व्हाट यू विल गेट हियर। अच्छा कुछ गड़बड़ हो रही है, f ऑफ 1 का वैल्यू e तो पहले से ही दिया हुआ है हमें, ये तो f x बराबर 1 ही है ना, ये तो सही है, ये तो f x बराबर 1 ही है बच्चों, दिस इज f x इज इक्वल टू 1,
मैंने सोचा एफ ऑफ वन ई कहाँ दे रखा है भाई, ये दे रखा है पहले से। तो ई बराबर के बराबर ई आ गया, तो बच्चों एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू कितना, एक्स ई के बराबर हो जाएगा। एफ एक्स किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो ये 1 बराबर हो जाएगा एक्स इंटू ई, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 बाई ई के बराबर। एक्स विल बी इक्वल टू 1 बाई ई एंड दैट विल बी विच ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ये एफ एक्स बराबर 1 ही था बच्चों, एफ ऑफ 1 का वैल्यू ई के बराबर यहां पे दिया हुआ है, राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका बी ऑप्शन हो जाएगा एक्स बराबर 3 tan t, y बराबर 3 sec t, देन द वैल्यू ऑफ d2y बाई dx स्क्वायर, अभी सिखाया। टी के टर्म्स में आ गया, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन हो गया, तो आप सभी जानते हैं कि d2y बाई dx स्क्वायर बालक किसके बराबर आएगा बताओ, ये आएगा y डबल डैश इंटू में x डैश माइनस का x डबल डैश इंटू में y डैश डिवाइडेड बाय x डैश का होल क्यूब। आप चेक कीजिए फॉर्मूले से करके इसको, यू विल गेट द आंसर। अब y डबल डैश का मतलब क्या हो जाएगा और किस पॉइंट पे निकालना है, जब t कितना हो जाएगा पाई बाय 4 पे, यू विल गेट द आंसर, आपको आंसर मिल जाएगा। करें इसको सॉल्व, देखते हैं। y डबल डैश का मतलब इसका डबल डिफरेंशिएशन 3 है ना, एक बार करेंगे तो क्या होगा बताओ, y डैश कितना आएगा, y डैश हो जाएगा 3 टाइम्स sec t का हो जाएगा sec t इंटू में tan t। अगर y डबल डैश करोगे तो 3 वैसा का वैसा, sec t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा फिर से sec t इंटू में कितना हो जाएगा tan t, फिर से tan t आ जाएगा तो tan स्क्वायर t, इस बार sec t वैसा का वैसा, tan t का हो जाएगा sec स्क्वायर t यानी हो जाएगा sec क्यूब t, सही है। sec t इंटू tan t का करना है तो sec t का हो जाएगा sec t इंटू tan t, तो sec t इंटू tan स्क्वायर t हो जाएगा, प्लस sec t का वैसा का वैसा tan t का हो जाएगा sec स्क्वायर t, तो sec क्यूब t हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे x डैश करूंगा, x डैश का मतलब इसका डिफरेंशिएशन, ये 3 टाइम्स कितना हो जाएगा sec स्क्वायर t हो जाएगा, और x डबल डैश की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ये 6 टाइम्स sec t, और sec t का हो जाएगा sec t इंटू tan t, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर t इंटू में tan t। अब अपन को क्या करना है, t की वैल्यू पुट करनी है पाई बाय 4। अब t की वैल्यू पाई बाय 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2 के बराबर, दिस विल बी 3√2। अगर यहाँ की बात करेंगे तो 3 वैसा का वैसा, ये हो जाएगा √2, ये 1 हो जाएगा, तो √2 प्लस ये 2√2 का क्यूब, मतलब √2 का क्यूब यानी कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, तो 3√2 हो जाएगा, 3√2 इंटू 3, 3√2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9√2। इसकी बात करेंगे तो √2 का स्क्वायर ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू √2 का स्क्वायर ये 2 हो जाएगा, तो ये 12 के बराबर हो जाएगा। सारी वैल्यूज पता लग गई, पुट कर दीजिए। व्हाट इज y डबल डैश, y डबल डैश का वैल्यू आया आपका 9 इंटू √2। व्हाट इज x डैश, x डैश का वैल्यू आपके आ गया 6 के बराबर, माइनस व्हाट इज x डबल डैश, इसका वैल्यू आ गया आपका 12 के बराबर, इनटू में कितना हो जाएगा y डैश, उसका वैल्यू आएगा 3√2 के बराबर, डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा x डैश का क्यूब यानी 6 का क्यूब, ये 6 के क्यूब के बराबर हो जाएगा। अब ये कितना बन गया, √2 तो हमने कॉमन निकाल दिया, 6 9 जा ये हो जाएगा 54, माइनस का 36 हो जाएगा, डिवाइड बाय हो जाएगा 6 का क्यूब। अब अल्टीमेटली देखेंगे तो 54 माइनस 36 किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 18, तो ये हो जाएगा आपका 18 इंटू √2 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6 इंटू 6, ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 3 बार, ये फिर से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो ये आ जाएगा 1/6 √2 के बराबर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, यस इट इज बी ऑप्शन, तो आंसर विल बी 6√2। तो आप इस तरीके से अगर फॉर्मूला याद रखेंगे तो बहुत जल्दी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैं आप सभी से कह रहा हूं कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और एमओडी एक बहुत आसान चैप्टर है, बस आपको बेसिक डेफिनेशन याद रखनी है और चिंता मत करना, सवाल देख के डरना बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। 100% आप इस चैप्टर का सवाल कर पाएंगे, डेट इज माई गारंटी 100%। बस सवाल अगर मल्टीपल डेफिनेशंस में डिफाइन है उसको भी घबराना नहीं है, देख लेना कहां कहां पे दिक्कत है। जैसे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां पे दिक्कत आती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को वहां पे दिक्कत आती है जहां पे अंदर लिखी हुई क्वांटिटी क्या बन जाए, इंटीजर बन जाए। जैसे मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या लिखा हुआ है ना, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो वो कहां पे डिसकंटिन्यू, मतलब √2 पे चेक करना पड़ेगा, है ना, वहां डिसकंटिन्यूअस होगा वो इंटीजर्स पे, ठीक है। तो ये सारी बातें बतानी है। दिस इज हर्ष मालव, बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए, बिल्कुल आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। ऑल द बेस्ट।